नमस्कार। कभी सोचा है कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े साम्राज्य की आग बन सकती है? आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही जबरदस्त अध्याय में उतरने वाले हैं। ये कहानी है वीरता की, कमाल की रणनीति की और शासन कला की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की, स्वराज्य की एक छोटी सी लौ से लेकर पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी धाक जमाने तक के शानदार सफर की। तो देखिए 18वीं सदी के बीच तक आते आते मराठा साम्राज्य अपने बिल्कुल पीक पर था। मतलब लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका असर था। लेकिन सवाल ये है कि ये साम्राज्य यहाँ तक पहुंचा कैसे? ऐसी कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया? और फिर इसका पतन कैसे हो गया? चलिए इस दिलचस्प कहानी को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले शिवाजी, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी। फिर देखेंगे उनका कमाल का प्रशासन। उसके बाद पेशवाओं का दौर और साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार। और आखिर में हम बात करेंगे साम्राज्य के पतन और उसकी विरासत की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 17वीं सदी से। जगह है दक्कन का पठार, जहां हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी। और इसी माहौल में एक नायक का उदय होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने एक सपना देखा, एक आज़ाद संप्रभु राज्य का, और उसे नाम दिया हिंदवी स्वराज्य। समझिए, यही वो चट्टान थी जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। शिवाजी महाराज का पूरा जीवन अहम मोड़ों से भरा हुआ है। देखिए, 1645 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। ये स्वराज की पहली ईंट थी। फिर आया 1659 प्रतापगढ़ की लड़ाई। इस लड़ाई ने दुनिया को दिखा दिया कि उनकी रणनीति का कोई तोड़ नहीं है। और आखिर में 1674 में रायगढ़ में हुआ उनका राज्याभिषेक, जो मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना का एक शानदार प्रतीक था। तो ये हिंदवी स्वराज्य आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक नारा नहीं था। ये एक बहुत शक्तिशाली सोच थी, एक विचारधारा। इसका मकसद था एक ऐसा राज्य बनाना जहां लोग बाहरी ताकतों के दबाव से आज़ाद हों और अपना शासन खुद चला सकें। ये एक तरह से स्वशासन और अपनी संस्कृति को बचाने की एक मजबूत आवाज़ थी। लेकिन देखिए, शिवाजी महाराज की कामयाबी का राज सिर्फ उनकी लड़ाइयों में नहीं था। असली बाजी पलटने वाली चीज तो थी उनका प्रशासन और सैन्य व्यवस्था, एकदम नई, एकदम क्रांतिकारी। इसी ने साम्राज्य को वो मजबूत नींव दी। चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं। मराठा सैन्य रणनीति की जान थी गनीमी कावा। आज हम इसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। सोचिए, ये बड़ी बड़ी सेनाओं से आमने सामने लड़ने की बजाय उनकी अपनी ही ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कला थी। मतलब बिजली की तेजी से हमला करो और फिर अंधेरे में गायब हो जाओ। ये उस जमाने की पारंपरिक लड़ाई की सोच से एकदम अलग था। तो असल में ये गनीमी कावा काम कैसे करता था? सोच कर देखिए। अचानक हमला करो और निकल लो। पश्चिमी घाट के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और घने जंगलों को अपना हथियार बना लो। रात के अंधेरे में छापे मारो और दुश्मन के खेमे में दहशत फैला दो। इनकी छोटी छोटी लेकिन फुर्तीली टुकड़ियां अक्सर बड़ी और धीमी सेनाओं पर बहुत भारी पड़ती थीं। अब आते हैं प्रशासन पर। यहाँ शिवाजी महाराज की प्रतिभा दिखती है अष्टप्रधान में। ये क्या था? समझिए, आज की कैबिनेट की तरह 8 मंत्रियों की एक परिषद। हर मंत्री का अपना एक खास विभाग था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य यानी वित्त मंत्री और ऐसे ही बाकी सब। इस व्यवस्था ने पक्का किया कि शासन में हर काम का एक विशेषज्ञ हो और सबकी जवाबदेही तय हो। एक और बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था जागीरदारी व्यवस्था को खत्म करना। देखिए, पहले क्या होता था? अधिकारियों को काम के बदले जमीन यानी जागीर मिलती थी। इससे उनकी वफादारी जमींदार के लिए हो जाती थी, राजा के लिए नहीं। शिवाजी महाराज ने ये व्यवस्था ही बदल दी। उन्होंने सबको नकद वेतन देना शुरू किया। नतीजा, अब सेना और अधिकारी किसी जागीरदार के नहीं बल्कि सीधे राजा और राज्य के वफादार थे। एक पेशेवर सेना तैयार हो गई। अब इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, है ना? एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए। इसके लिए 2 बड़े कर थे। पहला, चौथ। ये पड़ोसी इलाकों की कमाई पर 25% का कर था। और दूसरा, सरदेश मुखी। ये राजा के अधिकार के तौर पर 10% का अतिरिक्त कर था। इन्हीं करों से साम्राज्य की बड़ी सेना का सारा खर्चा चलता था और एक नियमित आय बनी रहती थी।
तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं शिवाजी महाराज के बाद के दौर में। ये वो समय था जब सत्ता का केंद्र बदला और मराठा प्रभाव एक क्षेत्रीय राज्य से निकलकर बिजली की रफ्तार से पूरे भारत में फैल गया। ये एक विशाल महासंघ बनने की कहानी है। शिवाजी महाराज के बाद का समय काफी मुश्किल था, संघर्ष और अनिश्चितता से भरा। उनके बेटे संभाजी महाराज को मुगलों ने बड़ी क्रूरता से मार डाला। इसके बाद वीरांगना ताराबाई ने बड़ी बहादुरी से मराठा संघर्ष को जिंदा रखा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1707 में शाहू महाराज मुगलों की कैद से छूटे और फिर 1713 में उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बस यहीं से सत्ता का पूरा खेल हमेशा के लिए बदल गया। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उसी बड़े बदलाव का सबूत है। एक तरफ है छत्रपति का वंश, जिसका उस वक्त ताराबाई प्रतिनिधित्व कर रही थी, और दूसरी तरफ है बालाजी विश्वनाथ, पहले ताकतवर पेशवा। यहीं से मराठा साम्राज्य की असली प्रशासनिक शक्ति छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवाओं के हाथ में आ गई, जो अब एक तरह से वंशानुगत प्रधानमंत्री बन गए थे। पेशवाओं के दौर में साम्राज्य एक अनोखे महासंघ में बदल गया। इस नक्शे को देखिए। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, ये सब बड़े बड़े ताकतवर मराठा सरदार थे। ये अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद थे, लेकिन ये सब पुणे में बैठे पेशवा को ही अपना सबसे बड़ा नेता मानते थे। यही वो धागा था जो सबको एक साथ जोड़े हुए था। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, शायद सबसे दुखद हिस्से में। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से एक समय का इतना ताकतवर, इतना अजेय साम्राज्य आखिर में बिखर गया। ये इतिहास के बड़े सवालों में से एक है कि नहीं? एक ऐसा साम्राज्य जिसका दबदबा लगभग पूरे भारत पर था, वो खत्म कैसे हो गया? क्या सिर्फ एक लड़ाई ने सब कुछ तबाह कर दिया, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे कारण छिपे थे? चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो पतन की कहानी की पहली चिंगारी वो उठी पंजाब से। हुआ ये कि 1758 में मराठों ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बेटे को पंजाब से भगा दिया। अब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये अब्दाली की ताकत को सीधी खुली चुनौती थी, और इसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, एक भयंकर निर्णायक युद्ध। और वो युद्ध हुआ 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये तारीख भारतीय इतिहास में एक बहुत ही मनहूस दिन के तौर पर दर्ज है। इस महायुद्ध में मराठों को अहमद शाह अब्दाली से इतनी बुरी हार मिली कि उनकी सैन्य शक्ति की जैसे कमर ही टूट गई। साम्राज्य को एक ऐसा झटका लगा जिससे वो फिर कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया। लेकिन रुकिए, सिर्फ पानीपत की हार ही इकलौता कारण नहीं थी। असल में ये कई सारी समस्याओं का एक घातक मेल था। एक तो पानीपत में बड़े बड़े अनुभवी नेताओं की पूरी एक पीढ़ी ही खत्म हो गई। दूसरा, महासंघ के जो बड़े सरदार थे वो आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे, और जब घर में ही फूट पड़ी हो तो बाहर वाला फायदा उठाता ही है। और वो बाहर वाला था एक नई ताकत, अंग्रेज। अपनी बेहतर तकनीक और सेना के दम पर उन्होंने एंग्लो मराठा युद्धों में मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। तो क्या एक साम्राज्य के खत्म होने से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मराठा साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीतियां, उनका शानदार प्रशासन, उनकी दूर की सोच, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नई सोच और मजबूत इरादे से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये नेतृत्व और हर हाल में डटे रहने का एक ऐसा सबक है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। नमस्ते। आज हम मराठा साम्राज्य से जुड़े कुछ बड़े और जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसी ताकत जिसने वाकई में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सवालों की तह तक जाते हैं। देखिए जरा इस नक्शे को। ये दिखाता है मराठा साम्राज्य का विशाल विस्तार जब वो अपने चरम पर था। सोच कर देखिए, है ना कमाल की बात। एक छोटी सी क्षेत्रीय ताकत से ये साम्राज्य इतना विशाल बन गया कि उसने उस वक्त के शक्तिशाली मुगलों को भी सीधी टक्कर दे डाली। तो असल में जो सबसे बड़े सवाल हैं वो यही है, आखिर ये साम्राज्य इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे, और फिर इतनी ताकतवर होने के बाद भी इसका अंत कैसे हो गया, इसका पतन क्यों हुआ? आज के इस पूरे डिस्कशन में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं।
पहला सवाल, आखिर इस जबरदस्त साम्राज्य की नींव रखी किसने थी? और इसका जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था, हिंदवी स्वराज्य का, यानी कि अपना राज, स्वशासन। और सिर्फ सपना देखा ही नहीं, उसे हकीकत में बदल कर भी दिखाया। जरा सोचिए, उस दौर में जब चारों तरफ मुगलों और बीजापुर सल्तनत का बोलबाला था, उन्होंने उन सबको चुनौती दी और एक आजाद मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज का ये सफर कई बहुत ही अहम मोड़ों से होकर गुजरा, जैसे 1659 में प्रतापगढ़ की वो ऐतिहासिक जीत हो, या फिर 1686 में आगरा की जेल से उनका वो हैरान कर देने वाला पलायन। हर एक घटना ने उनकी ताकत और सूझबूझ का लोहा मनवाया, और आखिरकार 1674 में रायगढ़ में हुआ उनका राज्याभिषेक, और यहीं से मराठा साम्राज्य की, कह सकते हैं, ऑफिशियल शुरुआत हुई। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि किसी भी साम्राज्य को सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, उसे ठीक से चलाना भी पड़ता है। तो सवाल ये है कि शिवाजी महाराज ने इतने बड़े इलाके का मैनेजमेंट आखिर किया कैसे? इसका जवाब था अष्टप्रधान। ये असल में 8 मंत्रियों की एक बहुत ही काबिल काउंसिल थी, जिसे शिवाजी महाराज ने ही बनाया था, ताकि राजकाज एकदम स्मूथली चलता रहे। आप कह सकते हैं कि ये उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी। ये अष्टप्रधान जो थे ना, ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम था। इसमें पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर थे, अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सेनापति थे, ऐसे ही कुल 8 मंत्री। हर मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार था, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आखिरी फैसला हमेशा छत्रपति का ही होता था। अच्छा, अब किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है ना? तो मराठों का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मेनली 2 तरह के टैक्स पे टिका था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ एक तरह का प्रोटेक्शन मनी जैसा था, जो पड़ोसी इलाकों से लिया जाता था, और सरदेशमुखी ये एक एडिशनल टैक्स था जो राजा के वंशानुगत अधिकार को दिखाता था। और सच कहूं तो इन दोनों टैक्स ने मराठा खजाने को भरने में बहुत बहुत बड़ा रोल निभाया। अब सवाल आता है कि शिवाजी महाराज के बाद साम्राज्य का क्या हुआ? तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों तक, मतलब इसके पीक तक कौन लेकर गया। तो देखिए, शिवाजी महाराज के बाद साम्राज्य में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आया। जो पावर थी वो धीरे धीरे छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवाओं के पास आ गई, यानी प्राइम मिनिस्टर्स के पास। और फिर देखते ही देखते पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, और यही पेशवा साम्राज्य के असली डी फैक्टो रूलर्स बन गए। और मजे की बात पता है क्या है? कि पेशवाओं के राज में ही साम्राज्य का सबसे ज्यादा जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ। खासकर पेशवा बालाजी बाजीराव के टाइम में मराठा एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया। इसका फैलाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हो चुका था। लेकिन इतिहास में ना अक्सर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मराठों के लिए भी ऐसा ही एक मोड़ आया, और वो मोड़ था एक बहुत ही भयानक युद्ध। ये युद्ध था 1761 में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध। एक तरफ थे मराठा, जिन्हें लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, और दूसरी तरफ अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली की दुर्रानी एम्पायर। ये लड़ाई असल में उत्तर भारत पर कब्जे के लिए थी, एक ऐसी जंग जो तय करने वाली थी कि यहाँ किसका राज होगा। और इस लड़ाई का नतीजा मराठों के लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ, कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हैं। सिर्फ एक दिन में उन्होंने अपने बेहतरीन योद्धाओं और लीडर्स की एक पूरी की पूरी पीढ़ी खो दी। ये उनके एक्सपेंशन के प्लान पर एक ऐसा झटका था जिससे वो फिर कभी पूरी तरह से उभर ही नहीं पाए। तो सवाल ये है कि आखिर मराठे हारे क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो अब्दाली की सेना की रणनीति ज्यादा बेहतर थी। दूसरा, मराठों को उत्तर भारत में कोई मजबूत साथी नहीं मिला, वो अकेले पड़ गए थे। और तीसरा, खुद अहमद शाह अब्दाली वो अपने जमाने के बेस्ट जनरल्स में से एक था। देखिए, पानीपत की हार एक बहुत बड़ा झटका तो थी, लेकिन वो पतन का इकलौता कारण नहीं थी। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर, कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर मराठा शक्ति का पतन हुआ क्यों? पहला और सबसे बड़ा कारण था लगातार होती लड़ाइयां और अंदरूनी फूट। मराठों के जो पड़ोसी थे वो ज़्यादातर उनके दुश्मन ही थे, जिससे रिसोर्सेज लगातार खत्म हो रहे थे। और ऊपर से मराठा सरदारों में जो आपसी झगड़े थे, उन्होंने साम्राज्य को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। दूसरा कारण था पैसा,
यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो लगातार लड़ाइयां हो रही थी ना, उन्होंने खजाना लगभग खाली कर दिया था। और जब उपजाऊ इलाके हाथ से निकलने लगे तो रेवेन्यू में भी जबरदस्त गिरावट आई। तीसरा और शायद सबसे जरूरी कारण था मॉडर्न टेक्नोलॉजी को न अपनाना। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपनी आर्मी को मॉडर्न तोपों और नई नई रणनीतियों से लैस कर रही थी, और दूसरी तरफ मराठे जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की इस रेस में काफी पीछे रह गए। और चौथा और आखिरी कारण था लीडरशिप क्राइसिस। जो बड़े और काबिल लीडर्स थे, उनकी मौत के बाद एक वैक्यूम सा बन गया, एक खालीपन आ गया। फिर वही आपसी झगड़े और एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की कमी, इन सब ने मिलकर पतन की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि मराठा शक्ति जैसे ही कमजोर हुई, उसका सीधा सीधा फायदा उठाया अंग्रेजों ने। कह सकते हैं कि मराठों का पतन ही भारत में ब्रिटिश राज के उदय की वजहों में से एक सबसे बड़ी वजह बना। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर मराठा सरदार आपस में न लड़ते, अगर वो सब एकजुट रहते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या वो अंग्रेजों को भारत में फैलने से रोक पाते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढते हैं और जो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है।